सो है गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एंड उन सेमेस्टर के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ परेशान करती है तो है फिज़िक्स। लेकिन यकीन मानिए, अगर फिज़िक्स आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं या फिर अच्छे प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स भी फ़न हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं फ़िज़िक्स लेके आया हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 1 जो है, क्वांटम मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स क्यों कहा जाता है, क्या क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स ही कह लो, इसके पहले भी कुछ और था या नहीं था, अगर था भी तो उसको बदला क्यों गया, आज इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिक्स के बारे में। आखिर फिजिक्स है क्या चीज़। देखो, हम लोग स्टार्टिंग से साइंस के सेक्टर में फिजिक्स के बारे में पढ़ते आ गए, जैसे कि कोई चीज़ का मोशन हो गया, कोई रिलेटिव मोशन हो गया, टू एंड फ्रो मोशन हो गया। ज़िंदगी में हम लोग कुछ भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे फिजिक्स आ ही रही है। तो ऐसा क्या हो गया, हम लोग को फिजिक्स को 2 पार्ट में बांटना पड़ गया, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक क्वांटम फिजिक्स। अब देखो, होता क्या था, कोई भी चीज़ नई टाइम पे जब शुरू होती है ना, तो उसका एक बेसिक फॉर्म लाया जाता है। जैसे कि जब नया नया क्लासिक फिजिक्स आया था तो उसमें लोगों को ऐसा लगता था कि सब कुछ सही जा रहा है, बट धीरे धीरे हम लोगों को क्लैरिटी आती है, चीज़ें सही होती है, एंड तब जाके पता चलता है कि हमें इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो देखो, फिजिक्स की जब बात की जाए, फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक क्वांटम फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एंड क्वांटम में भी मैटर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। बट डिफरेंस कहाँ आता है, क्लासिकल में हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं, एंड क्वांटम में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं। मतलब पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्वांटम में और डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं, चीज़ों के अंदर घुस के पढ़ रहे हैं। जैसे ये हो गया हमारी पेन, ठीक है, पेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, पेन क्या है, ये क्लासिकल फिजिक्स है। अब हम लोग पेन के अंदर घुस रहे हैं, पेन की नीब निकाल रहे हैं, इसके अंदर घुस के जाके पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो इंक है वो किस चीज़ से बनी हुई है, इंक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है एटम्स है वो कैसे बने हुए हैं, उनके बीच में कैसा मोशन है, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। ओवरऑल मतलब ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं या फिर बेसिक चीज़ें जान रहे हैं, वो क्लासिकल में आ गई। एंड जब डिटेल में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमारी क्वांटम के बारे में बात करती है। अब देखो, चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी, बट हर चीज़ें आगे जाके उसका बेटर वर्जन आ जाता है। तो ऐसे ही क्लासिकल फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या क्या है, बात करते हैं। टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मैक्सवेल ईएम वेव थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, 3 laws of conservation of linear momentum, etc. took place, and all of these laws were based on classical physics, and it was considered that these events are continuous and predictable। ऐसा माना गया कि कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, थर्मोडायनेमिक्स है, कुछ कंजर्वेशन के लॉज हैं, ये सब एक इवेंट है एंड ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, ये प्रिडिक्टेबल होते हैं। मतलब कि जैसे मैं इस पेन को ऐसे ढकेल रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आगे जाके मतलब ये रोल करेगी, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से पुश किया, ये क्या प्रिडिक्ट किया कि रोल करेगी। बट प्रॉब्लम कहाँ आई, इसके अंदर जब घुसा गया ना, हो सकता है कि इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस पर काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा हो सकता है ये जो सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर शेप में ना होके एक रेक्टेंगुलर शेप में होता, फिर मैं पुश करता तो ये चीज़ें नहीं रोल करती। ऐसी मैं एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, प्रॉब्लम्स कहाँ आनी शुरू हुई, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, मिड में कुछ क्लासिकल फिजिक्स की जो इनएडिक्वेसी मतलब कमियाँ, क्लासिकल फिजिक्स की कमियाँ दिखनी शुरू हुई। जैसे कि कुछ इवेंट्स थे वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कोई, ना ही वो कॉन्टिन्यूअस थे। जैसे में दे फेल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, पहली बात उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में बताना मतलब नहीं बता पाए। एंड उसमें क्या था, इनका कहना था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, एंड एक टाइम के बाद वो इसके न्यूट्रॉन में जाके कोलैप्स कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, एटम खत्म हो जाता है इनके थ्योरी के हिसाब से। बट ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा होता तो हमारे आसपास कोई चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि नहीं। दूसरा है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट का क्या कहना था, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, जैसे लेज़र लाइट ले लो, वो लाइट अगर किसी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हो गया, गैस हो गई या लिक्विड हो गया, या कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से जब टकराती है तो उसकी जो एक्स्ट्रा लाइट्स होती है वो बिखर जाती है। जैसे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इससे टकराई एंड लाइट बिखर गई। अब ये जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, एंड इस चीज़ को भी ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऑब्जर्व्ड वेरिएशन ऑफ हीट, डिस्क्रीट स्पेक्टर ऑफ एटम, इन सब को भी इनएडिक्वेसी ने मतलब क्लासिकल फिजिक्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
एंड यहीं से किसका निर्माण हुआ, यहाँ से क्या आया, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ने फर्दर आगे चल के इन सब चीज़ों को बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने के पीछे रीज़न क्या है, एंड इसमें कमियां क्या है, कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को डिटेल में समझाया। किसने समझाया? क्वांटम फिजिक्स ने। तो इसके बाद से हम लोग क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे। क्वांटम इफेक्ट हो गया, ये सब हो गया, इसके आगे पढ़ेंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? एनीथिंग अराउंड अस विच एब्जॉर्ब्स 100% ऑफ लाइट या फिर नियर बाय 100% ऑफ लाइट, उससे ब्लैक बॉडी कहा जाता है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर का ही हो, कोई भी चीज़ अगर वो लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले रही है वो ब्लैक बॉडी है। जैसे पेन ले लो, हालांकि ये ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन अगर इस पर मैं कोई लाइट मारता हूँ एंड ये पेन अगर उस लाइट को 100% एब्जॉर्ब कर ले रही है तो ये भी ब्लैक बॉडी का ही काम करेगी। अब ब्लैक बॉडी भी दो टाइप के होते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी सन, स्टार्स, लैम्प ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक। आर्टिफिशियल में हमारे आते हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स, मैनमेड फेरिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब सन पे, स्टार्स पे, लैम्प ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, ये सब सोलर प्लैनेट में होते हैं एंड इन पे तुम कितना भी लाइट मारो ये सारी की सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सिमिलरली फेरी ने सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक ऐसा ब्लैक बॉडी रेडिएशन बनाया था जो कि 97% तक लाइट एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा था। तो उस टाइम माना जा रहा था कि ये बेस्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैनमेड द्वारा बनाया गया सबसे बेस्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं। अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स 100% ऑफ लाइट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। एक बॉडी जो कि 100% ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर ले उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब जो देखो, एक जो ब्लैक बॉडी जो होता है, जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है ना, जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है उतना ही अच्छा एमिटर भी होता है। यानी कि जो चीज़ वो ले रहा है उसी चीज़ को कितने अच्छे से लौटा दे, इसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी का एग्जांपल होता है। चलो ठीक है, समझ में आता है कि हम लोग लाइट मार रहे हैं, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो लाइट एमिट कैसे होगी? तो जो ब्लैक बॉडी है ना, हाइयर टेम्परेचर पर जब ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाता है, जैसे मान लो एक ऐसे एक सर्कुलर बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया हमने, एक छोटा सा होल कर दिया, इस होल से लाइट अंदर गई, ठीक है, एंड ये आपस में स्ट्राइक करेगी, ऐसे स्ट्राइक करके इसी में कैप्चर हो जाती है। तो यही हमारा ब्लैक बॉडी है। एंड जब इसको हम लोग ऐसे गर्म करते हैं ना नीचे से, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है एंड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एमिट करते हैं, अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं एंड उसी वाइब्रेशन के थ्रू इसके अंदर से जो ब्लैक बॉडी की रेडिएशन है वो बाहर निकल जाती है। तो इसलिए कहा गया कोई भी ब्लैक बॉडी जो है जितना अच्छा एमिटर एब्जॉर्बर होता है उतना अच्छा एमिटर भी होता है। अब इसी को अगर लो टेम्परेचर पे कर दिया जाए तो ये अगर हम लोग लाइट मारे और ये लो टेम्परेचर पे है तो जितनी भी लाइट इसके अंदर आ रही है ना वो मोस्टली सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है फेरी ने 97% एब्जॉर्ब होने वाला एक ब्लैक बॉडी बनाया था जिसको फेरीज ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहा गया था। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। सिमिलरली ब्लैक बॉडी अगर एक शब्द में जाना जाए तो समझ लो एक छोटा सा डिब्बा है जिसके अंदर लाइट मार रहे हैं एंड वो पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। सिंपल, बात खत्म, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल याद कर लेना कि नेचुरल में कितने होते हैं, आर्टिफिशियल में क्या क्या होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्लैंक्स लॉ। अब इसी ब्लैक बॉडी से रिलेटेड प्लैंक ने एक लॉ दिया था 1900 के समथिंग, एक लॉ दिया था। इनका कहना था जो हमारा ब्लैक बॉडी है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं एंड एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाते हैं। इनसाइड अ ब्लैक बॉडी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एंड परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। ब्लैक बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। अब देखो, अब तुमको लगता होगा जो ऑसिलेटर्स हैं वही जो एमिट भी कर रहे हैं वही एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती, ना ही कंटिन्यूसली उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती, ना ही कंटिन्यूसली उस रेडिएशन को एमिट करती हैं। एक पैकेट्स के फॉर्म में ये लोग एनर्जीज को लेती हैं एंड एक पैकेट्स के फॉर्म में ये एनर्जीज को मतलब रिलीज करती हैं, एमिट करती हैं। जैसे ये छोटे छोटे पैकेट्स ले लेते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं। इन्हीं पैकेट्स के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को वो लेती भी हैं, एनर्जीज को लेती भी हैं और उसी एनर्जीज को रिलीज भी करती है एंड इसी पैकेट्स को क्वांटा कहा गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने क्वांटा के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी क्वांटा की बात हो रही है। आगे चलते हैं। हम जानते हैं एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो एच म्यू होता है, ठीक है। एक फोटोन की एनर्जी जो होती है वो एच म्यू होती है। अब एन नंबर के फोटोन की बात की जाए तो एन एच म्यू हो जाएगा। सिमिलरली अगर एवरेज निकाला जाए तो एक का जो है वो एनर्जी ई है
तो ऐसे n नंबर का डिवाइड बाई n हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसी पे एक जो है स्टेटमेंट दिया था, n इज इक्वल टू एन नॉट प्लस एन नॉट ई की पावर माइनस ई बाई के टी, ऐसे एन नॉट ई की पावर माइनस टू ई बाई के टी, ऐसे सिमिलरली आगे जाते रहता है, ठीक है। अब ई बाई के टी को हमने इसमें x मान लिया। अब देखो कितना इजी हो गया ये इक्वेशन कितनी इजी होगी, एन नॉट प्लस एन नॉट ई की पावर माइनस एक्स प्लस एन नॉट ई की पावर माइनस टू एक्स। अब यहाँ पे जो ई की पावर माइनस के टी है, एन नॉट है, ये सब क्या है, एन नॉट जो हमारा नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग जीरो एनर्जी, जो हमारे ऑसिलेटर्स है। अच्छा, ऑसिलेटर किसे कहते हैं, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो इस ब्लैक बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ही ऑसिलेटर का नाम दिया गया, ठीक है। तो इनमें से जो ऑसिलेटर जिनकी एनर्जी जीरो है उसको एन नॉट माना गया। अब एन नॉट ई की पावर माइनस ई बाई के टी, इसको क्या कहा गया, वैसे ऑसिलेटर जिसके पास ई एनर्जी हो, यानी ई अमाउंट में एनर्जी हो, उसको एन नॉट ई की पावर माइनस ई बाई के टी दिया गया। सिमिलरली एन नॉट ई के पास माइनस टू ई बाई के टी दिया गया, जिसको जिसके पास टू ई एनर्जी है। ये नंबर्स देख रहे हो, एन ई के फॉर्म में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जितना एन उतनी एनर्जी, ठीक है। अब इसी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्लैंक्स लॉ से, कि जब भी हम लोग किसी भी रॉड को गर्म करते हैं या फिर आयरन रॉड को गर्म करते हैं, ये अपना कलर क्यों चेंज करता है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यहाँ से क्या समझ में आया, एनर्जी जो है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी उतना कम वेवलेंथ होगा, या फिर जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम एनर्जी होगी। तो जब हम लोग किसी भी, ये मान लो आयरन रॉड है, हम लोग इसको स्टार्ट किए, मतलब हीट करना, गर्म करना, तो अभी तो एनर्जी कम होगी इसकी, है कि नहीं। अभी गर्म करना स्टार्ट किए हैं, अभी इसकी एनर्जी कम है, यानी एनर्जी कम है, यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगा। और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। विबग्योर आपने पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड एनर्जी बहुत कम होती है। जब हम लोग हीट करते हैं ना तो एनर्जी कम होती है, स्टार्टिंग में तो एनर्जी कम रहेगी, हीट एनर्जी जो है कम रहती है, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती है। जब स्टार्टिंग में एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा एंड इसलिए सबसे पहले जो रेड कलर आता है वो इसलिए आता है क्योंकि लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और एनर्जी की वैल्यू कम होती है। और धीरे धीरे जैसे हीट करते जाते एनर्जी बढ़ती जाती है, तो ये धीरे धीरे रेड से ऑरेंज होता है, ऑरेंज से येलो होता है, येलो से ऐसे बढ़ते बढ़ते ब्लू तक पहुँच जाता है। देखो सबसे पहले रेड आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर येलो आएगा, फिर वाइट आएगा, फिर ब्लू आएगा, ठीक है। RGB के फॉर्म्स में वाइट बना लेता है, ठीक है, उससे ब्लू आ जाता है, फिर आगे ब्लू आता है। तो ब्लू तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, बहुत उसका वेवलेंथ कम करना पड़ता है, तब जाके ब्लू तक पहुँचता है। इसके आगे पहुँचना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये रहा, जैसे जैसे एनर्जी हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हीटिंग एनर्जी देते जाते हैं, हम वेवलेंथ कम होते जाता है एंड जैसे जैसे वेवलेंथ कम होते जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाएगा वेवलेंथ, तो कलर अपने आप चेंज होते जाएगा। एनर्जी वेवलेंथ बढ़ेगा, एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो वेवलेंथ कम होगा। इधर जा रहे एनर्जी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रहा है, तो देखो पहले रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ऐसे वाइट, फिर ब्लू, ऐसे आते रहता है, ठीक है। सिमिलरली इस साइड जाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ रहा है। वायलेट का जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। लैम्डा बढ़ेगा, एनर्जी कम होगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, सो व्हेन अ मेटल रॉड इज हीटेड इट चेंजेस इट कलर बिकॉज एट लो टेम्परेचर द एटम्स इन द रॉड वाइब्रेट स्लोली सो द रॉड एमिट्स लाइट रेड। जब इलेक्ट्रॉन्स को लो टेम्परेचर दिया जाता है तो अभी इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं, तो ये रेड कलर इमिट करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एनर्जी बढ़ाते हैं तो तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे क्या होता है, वेवलेंथ कम हो जाती है एंड कलर चेंज हो जाता है। द हायर एनर्जी मेक्स द रॉड इमिट लाइट विथ शॉर्टर वेवलेंथ सो द कलर चेंजेस फ्रॉम रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट एंड ब्लू। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो रॉड है वो अपना कलर चेंज करता जाएगा, वेवलेंथ में ऊपर नीचे होगा, एनर्जी ऊपर नीचे होगी एंड वो आपस में कलर चेंज करते रहेंगे। अब सो इतना आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है थोड़ा सा पीछे जाकर उसको वापस से देखिए, बहुत ईजी चीज़ें हैं, वापस से समझ में आ जाएगी। या फिर भी समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, मैं उसको आपको डिटेल में बता दूंगा वापस से। अब इसी एनर्जी और वेवलेंथ को लेके दो काफ़ी फेमस ग्राफ बने थे एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ के। मैंने क्या बताया था, एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी वेवलेंथ जो वैसे वैसे कम हो जाएगी। देखो एनर्जी जैसे जैसे कम हो रही है वेवलेंथ वैसे से बढ़ रही है ना। देखो इस पॉइंट पे देखो एनर्जी जो है एनर्जी कम हुई है, पहले यहाँ पे आई एनर्जी एंड यहाँ देखो यहाँ के कंपेयर में देखो एनर्जी मैक्सिमम है कि नहीं, एंड यहाँ पे एनर्जी वेवलेंथ जीरो है।
फिर देखो एनर्जी आगे बढ़ रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, एंड यहाँ पे देखो वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो देखो ये जो ग्राफ दिखा रहा है ना, ये यही बता रहा है कि एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। तो देखो कम एनर्जी, जैसे एनर्जी कम जा रही है, जैसे जैसे यहाँ पे पहुँचे वॉयलेट पे देखो एनर्जी कम हुई, यहाँ पे लैम्डा लोएस्ट है, ठीक है, और आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, एनर्जी और कम हो गई, लोएस्ट पॉइंट पे आ गई, एनर्जी अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ गई है, तो यहाँ पे लैम्डा जो हमारा हाईएस्ट हो गया। सिमिलरली एक और ग्राफ है, टेम्परेचर का रिलेशन है सिमिलरली इसमें। ये एक ही ऑब्जेक्ट है, चिंता मत करो, ये थोड़ा सा ग्राफ मैंने इस तरीके से होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इसमें क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने हीट किया, गर्म किया। पहले कंडीशन में मैंने टेम्परेचर दिया 3500 केल्विन, ठीक है। 3500 केल्विन पे क्या हुआ, इसका जो लैम्डा है वो हाईएस्ट हुआ। एक चीज़ नोटिस करना, लैम्डा हाईएस्ट है तो एनर्जी जो कहाँ जा रही है, एनर्जी समथिंग यहाँ पे है, एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसी को और टेम्परेचर दिया, तो देखो टेम्परेचर 400 केल्विन पे जब दिया तो देखो टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे लैम्डा की जो वैल्यू है कम हो गई, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, और जो हमारी एनर्जी की जो वैल्यू यहाँ से सीधे यहाँ पे आ गई, ये देखो, यानी कि एनर्जी बढ़ रही है एंड लैम्डा की वैल्यू कम होती जा रही है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी और एनर्जी दी, 4500 केल्विन पे लेके गए, थोड़ा सा और लैम्डा जो मेरा शिफ्ट हो गया, और एनर्जी देखो ये जो पहले यहाँ पे थी हो गई, यानी एनर्जी और जो वेवलेंथ है उसका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, एंड एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और लैम्डा जो है देखो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। हीट भी क्या है, एनर्जी एक तरीके से, तो इसको हीट एनर्जी ले लो, तो हीट एनर्जी यानी टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का भी रिलेशन जो हो गया वो लैम्डा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेवलेंथ कम हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं देखो वेवलेंथ पीछे की ओर जा रहा है, तो इसलिए इसका लैम्डा जो हम इस साइड से लेते हैं, ठीक है। आगे चलते इसी रिलेशन पे एक रिलेशन आता है, देखो लैम्डा जो है, लैम्डा मैक्सिमम या फिर लैम्डा मिनिमम जो भी, लैम्डा मैक्सिमम होता है, ये लैम्डा जो है वो बेसिकली लैम्डा मैक्सिमम को डिनोट करता है, जो वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, जिसकी वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। अब इसका फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ का वेवलेंथ जो कि स्पेस में है या फिर स्पेस में एग्जिस्ट करती है उसका हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो हमें उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, जैसे सन है उसका टेम्परेचर कुछ दिया हुआ है, ठीक है, एंड हमको उसका वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा इंटू टेम्परेचर ऑफ सन इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, तब उससे हमें जो सन का वेवलेंथ है वो निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी के ऊपर। हमारी जो आइडियल ब्लैक बॉडी है क्या होती है, मैंने क्या बताया, कोई भी चीज़ आइडियल क्या होती है, आइडियल किसे कहते हैं, वो चीज़ जो 100% जिस रीज़न से बनाया गया वो चीज़ें काम करे। जैसे ये परफेक्ट एब्जॉर्बर होना चाहिए, मैंने लाइट दिया ये 100% एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, परफेक्ट एमिटर भी होना चाहिए, 100% जैसे लिया है वैसे देना भी चाहिए। तीसरा आता है हॉलो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक हॉलो कैविटी होनी चाहिए, कोई अंदर अनवांटेड चीज़ ना होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग इनर सरफेस, अंदर जो भी इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कम ज़्यादा होना चाहिए सराउंडिंग्स की वजह से। एंड लास्ट आता है इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, जब इसको हीट किया जाए तो बस ये टेम्परेचर पे डिपेंड करे कि इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रॉन रेडिएशन बाहर निकलेगी, ये इसकी मटेरियल की क्वालिटी पे डिपेंड ना करे। अब इसके बाद 3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जिस पे बेसिकली न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कभी कभी। पहला स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, हमने इसको पहले भी पढ़ के रखा है कि टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया इज ई की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 4, यानी कि टोटल एनर्जी जो है टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करती है। अभी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो सिग्मा लगता है, एंड इस सिग्मा की जो वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। केल्विन का पावर 4 कहाँ से आया, टेम्परेचर की वजह से। मीटर कहाँ से आया, आपका जो सिग्मा हो गया उसमें मीटर भी यूज़ हो रहा है, उसका यूनिट उसकी यूनिट में मीटर इंक्लूड होता है एंड वॉट भी इंक्लूड होता है, तो उस हिसाब से वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4 आया। इसके बाद इसी स्टीफन्स लॉ पे प्लैंक्स रेडिएशन के फार्मूला की मदद से, ब्लैक बॉडी के फार्मूला की मदद से स्टीफन ने एक फार्मूला दिया। ये फार्मूला है टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 8πh⁻³ इंटू 1/e⁻h⁻/kT-1। ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्या था, इससे आपको मतलब नहीं है, ना ही ये पूछा जाता है यूजुअली। इस पर
इसका जो मेन यूज़ है वो लेज़र चैप्टर में आता है, जहाँ पे हम लोग हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो फोटोन रिलीज़ होता है, उनकी एनर्जी को कंपेयर करने वगैरह के लिए डेरिवेशन में यूज़ होता है। तो अब इस फार्मूला को आप बस याद कर लीजिए। फर्दर लेज़र वाले चैप्टर में हम लोग इस फार्मूला को डिटेल में यूज़ करेंगे कि वहाँ पे कैसा यूज़ होता है। इसके बाद आता है वीन्स लॉ। वीन्स लॉ जो है, वीन्स लॉ कह लो या फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कह लो, इसमें क्या होता है जो मैंने अभी बताया, लैम्बडा मिनिमम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, लैम्बडा मिनिमम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो टी को इधर लेके जाओ तो लैम्बडा मिनिमम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट हो गया हमारा, एंड फर्दर और भी जो टॉपिक्स इस चैप्टर को उसको कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आई वो भी कमेंट करिएगा, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।